नमस्कार, मैं रविश कुमार। दिल्ली में कोरोना के कारण पिछले 24 घंटे में 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। इसके पहले 16 जून को 93 लोगों की मौत हुई थी। अभी तक दिल्ली में कोरोना से कुल 7,332 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें से 563 लोगों की मौत पिछले एक हफ्ते में हुई है। आप देख सकते हैं कि 6 नवंबर से 12 नवंबर के बीच मरने वालों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ी है। 6 नवंबर को 64 लोगों की मौत हुई थी दिल्ली में। 9 नवंबर को यह संख्या 71 पार कर पहुंच गई। 11 नवंबर को मरने वालों की संख्या 85 हुई। 12 नवंबर को दिल्ली में मरने वालों की संख्या 104 हो गई। 11 अगस्त को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि 2 महीने के बाद दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10 से नीचे आ गई है। मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा था कि आज दिल्ली में कोरोना से केवल 8 मौतें हुई हैं। कई दिनों बाद आज 10 से भी कम मौतें हुई। कोरोना से होने वाली मौतों को कम करने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं। हमारी कोशिश है कि एक भी मौत नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए हर इंसान कीमती है। लेकिन 2 महीने बाद दिल्ली में मरने वालों की संख्या नए रिकॉर्ड को पार कर गई। यह महामारी हमें बता रही है कि हम कभी भी यह न सोचें कि रोकने में कामयाब हो गए हैं। सरकारी प्रयासों की तारीफ अच्छी बात है, लेकिन क्या इन 2 महीनों में कोई प्रयास नहीं हुए होंगे जो अगस्त के पहले हुए थे? सभी को यह याद रखना है कि कोरोना को लेकर आप लापरवाह हो ही नहीं सकते हैं। कोरोना को काबू कर लेने की जल्दी केंद्र सरकार के बयानों में भी दिख जाती है। 18 अक्टूबर की यह रिपोर्ट देखिए, ndtv.com पर है। सरकार की कमेटी ने कहा है कि भारत में कोरोना वायरस का पीक जा चुका है। अगर सारे उपायों का पालन हो तो अगले साल महामारी काबू में आ जाएगी, लेकिन सर्दी और त्योहार के कारण महामारी फैल सकती है। एक महीने में 26 लाख नए केस आ सकते हैं। कोरोना बढ़ रहा है, इसको लेके मैं भी चिंतित हूं। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से कोरोना बढ़ रहा है। जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है, हम वो सभी उचित कदम उठा रहे हैं। अगले हफ्ते भी और कई सारी चीजें हमने सोची हुई हैं, कई सारे कदम और उठाए जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से कोरोना की स्थिति काबू में आ जानी चाहिए, कोरोना कम होना चालू हो जाना चाहिए। त्योहारों के आते ही दिखने लगा था कि दिल्ली ने कोरोना से बचने के सारे अनुशासनों को हल्के में लेना शुरू कर दिया है। मार्च अप्रैल के महीने में दुकानों के बाहर बनाए गए सफेद रंग के गोले ताकि लोगों के बीच की दूरी बनी रहे, सितंबर तक आते आते गायब हो चुके थे। ऐसा लग रहा था कि सब उन लोगों से सीख रहे थे जो सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। कोई उनसे नहीं सीख रहा था जो हर दिन मास्क लगाते हैं, अपना हाथ साफ रखते हैं और देह से दूरी बनाकर रखते हैं। दिल्ली के बाजारों से आती इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि मास्क लगाने और देह से दूरी बनाए रखने को जनता ने ढोंग घोषित कर दिया है। दिल्ली मीडिया की कैपिटल है। कोरोना को लेकर सड़कों पर तमाम तरह के प्रचार पोस्टर दिख जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी मास्क नदारद है, और है भी तो नाक के नीचे। डर नहीं लग रहा इतनी भीड़ में आ रहे हो आप कोरोना काल में? आप भी तो आ रहे हो, काम है तो आना ही पड़ेगा ना। हाँ, ये बहुत जोर की बात कही आपने। आप भी आ रहे हो। गले में लटका कर लोग मास्क पहनने का भ्रम पाल रहे हैं। सामाजिक दूरी पर तो बात ही बेकार है। इस शहर में मोबाइल फोन का घनत्व काफी ज्यादा होगा। आप किसी को फोन करें, आपको कोरोना से बचाव के 3 उपायों का लेक्चर सुनना ही पड़ेगा। एक बार नहीं बल्कि दिन में असंख्य बार। इस टॉर्चर के बाद भी लोगों में मास्क को लेकर नागरिक संस्कृति नहीं बन सकी। यह भी सही है कि दिल्ली में ही ज्यादा संख्या में लोग मास्क में दिखते हैं, लेकिन मास्क ना पहनने और देह से दूरी का पालन ना करने वालों की तादाद उनसे कहीं ज्यादा हो चुकी है। सोचना चाहिए कि आखिर क्या वजह है कि भारत की राजधानी में करीब 24 करोड़ जुर्माना वसूलने के बाद भी लोगों में मास्क पहनने की संस्कृति नहीं बन सकी है। दिल्ली पुलिस ने मास्क न पहनने और देह से दूरी का पालन न करने पर 24 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर वसूले हैं। शरद शर्मा 9 नवंबर को भागीरथ प्लेस में थे। ये भीड़ तब है जब दुकानदारों को शिकायत थी कि कोरोना के कारण लोग नहीं आ रहे हैं। मैं चांदनी चौक की भागीरथ प्लेस मार्केट में हूँ और यहाँ जिस तरह की भीड़ है, जिस तरह की चहल पहल है, इसे देख के मन में 2 तरह के ख्याल आ रहे हैं कि मैं आपसे क्या कहूँ। मैं आपसे ये कहूँ कि दिल्ली के बाज़ारों में ऐसी भीड़ की वजह से दिल्ली के अंदर कोरोना के मामले बढ़ रहे होंगे, या फिर दिल्ली के अंदर
कोरोना के इतने मामले बढ़ रहे हैं, फिर भी दिल्ली के बाज़ारों में इतनी भीड़ है, क्या कहूँ, आप खुद ही फैसला कर लीजिए। खरीदारी भी जरूरी है और दुकानदारी भी। इस संतुलन को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए जरूरी है कि 3 सामान्य नियमों का गंभीरता से पालन हो। मास्क पहनने का अनुशासन ना टूटे। कुछ लोगों की अजीब फितूर होती है। दुनिया में लाखों लोग मास्क पहनकर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी सांस रुक जाती है। ये सब मन के चोंचले हैं। एक दिन में कोरोना से 104 लोगों की मौत सामान्य घटना नहीं है। यह तब है जब कोरोना को आए इस शहर में 8 महीने हो चुके हैं। दिल्ली में हर दिन नए मामलों की संख्या का भी रिकॉर्ड बन रहा है। पिछले 24 घंटे में 7053 मामले आए हैं। जून के महीने में जब पहली बार पीक आई थी, तब भी एक दिन में 7000 केस नहीं आए थे। सितंबर में भी एक दिन भी 7000 केस नहीं आए। 23 जून को 3947 नए मामले सामने आए। उस वक्त यह अधिकतम संख्या थी। 16 सितंबर को एक दिन में 4473 नए मामले सामने आए। उस वक्त यह अधिकतम संख्या थी। 11 नवंबर को एक दिन में 8593 नए मामले सामने आ गए। यह अब तक की अधिकतम संख्या है। दिल्ली की तीसरी पीक कही जा रही है और इस बार संख्या पहली और दूसरी पीक से अधिक हो चुकी है। तो क्या हमने जो हासिल किया था उसे गंवा दिया? याद रखना चाहिए, इसमें किसी का भला नहीं है। भारत में पॉजिटिविटी रेट 3 से 5% की है। जितने लोगों का टेस्ट होता है उसमें से 3 से 5% पॉजिटिव होते हैं, मगर दिल्ली में 12 से 15% है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या हालत होगी। इसका असर यह हो रहा है कि अस्पतालों में आईसीयू बेड की कमी होने लगी है। प्राइवेट अस्पतालों के आईसीयू बेड भर चुके हैं। आईसीयू बेड के लिए दिल्ली सरकार को कोर्ट में जाना पड़ा। दिल्ली में कुल 1288 वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड हैं, जबकि 2157 बिना वेंटिलेटर के आईसीयू बेड हैं। दोनों 80 से 90% भर चुके हैं। 56 प्राइवेट अस्पतालों जैसे मैक्स हॉस्पिटल, साकेत, पटपड़गंज, अपोलो हॉस्पिटल, फोर्टिस शालीमार बाग, वसंत कुंज और ओखला बत्रा हॉस्पिटल में एक भी वेंटिलेटर युक्त आईसीयू बेड खाली नहीं है, जबकि अपोलो, सरगंगाराम, मैक्स साकेत और पटपड़गंज और वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका जैसे 57 प्राइवेट अस्पतालों में एक भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा दिल्ली सरकार के गुरु तेग बहादुर अस्पताल, बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल, बुरारी अस्पताल और दीपचंद बंधु अस्पताल जैसे सरकारी अस्पतालों में भी आईसीयू बेड्स पूरे भर चुके हैं। केंद्र सरकार के नॉर्दर्न रेलवे अस्पताल, एलएचएमसी अस्पताल में एक भी आईसीयू बेड खाली नहीं है। ये डेटा 13 नवंबर के दिन का 12 बजे तक का है। तो दिल्ली में अस्पतालों पर कितना फोकस किया गया, तब ये हाल है। अगर लोगों ने सावधानी रहने का, अनुशासन तोड़ने का फैसला कर लिया है, तो उन्हें अस्पतालों की हालत देख लेनी चाहिए। ना तो पैसे से, ना बीमा से अब बिस्तर मिलेंगे। कोर्ट ने दिल्ली के 33 बड़े प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व करने का आदेश दे दिया है। अब दूसरे राज्यों में जहां तैयारी नहीं हुई है, वहां के मरीजों के सामने गंभीर चुनौती होगी। इसका मतलब यही है कि सभी राज्यों में एक स्तर की तैयारी करनी होगी, जो अभी तक हो जानी चाहिए थी। वायु प्रदूषण का भी समय चल रहा है। पटाखों पर रोक में लोग सहयोग भी कर रहे हैं, फिर भी पटाखे छूटेंगे भी। ऊपर से ठंड का मौसम है। जिन मरीजों में सांस की तकलीफ पहले से होती है, उनकी हालत कोरोना के कारण गंभीर हो सकती है। और उसका मुख्य कारण है कि त्योहार मना रहे हैं लोग, अब प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं और ठंड पड़ रही है ज़्यादा और प्रदूषण है। ये सारे 4-5 कारण की वजह से कोरोना का जो प्रभाव है जो और बढ़ गया है। पिछले 24 घंटों में बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सबसे अधिक नए केस आए हैं। राजस्थान में भी केस बढ़ने लगे हैं। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 2788 केस आए और 19 लोगों की मौत हुई है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया का कहना है कि दिवाली कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। What happens is that if you are in a crowd and you are not protecting yourselves, you're not wearing a mask, and one person who may be asymptomatic is highly infectious, he can spread that disease to a large number of people in that crowd. And if they get the disease, they will take it with them to the area they go to, their own family members, their relatives, and they will again
spread the disease. So you can have what we call super spreading events. And it's likely that this happened in Delhi, that there were crowds, people did not take proper precautions, and there were super spreading events, and this led to an increased number of cases. सबको पता था कि त्योहार आने वाले हैं, खरीद बिक्री भी जरूरी है क्योंकि वो अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी थी। कायदे से मार्च के महीने की तरह सार्वजनिक अनुशासन कायम करने का अभ्यास इन महीनों में भी होना चाहिए था ताकि कोई लापरवाह ना हो। दिल्ली के बाहर के लोग यह ना सोचे कि उन्हें छूट मिल गई है, खासकर जिन 5 राज्यों में अब तक सबसे अधिक कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में 45,682 लोगों की मौत हुई है और कल 122 मौतें हुई हैं। कर्नाटक में 11,474 मौतें हो चुकी हैं, कल 21 मौतें हुई हैं। तमिलनाडु में कल 25 मौतें हुई हैं, अब तक 11,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पश्चिम बंगाल में 7,500 से अधिक लोगों की मौत हुई, कल 54 लोगों की मौत हुई है। और दिल्ली में 104 लोगों की मौत हो चुकी है, 7,332 कुल मरने वालों की संख्या है। इसलिए कोरोना को हल्के में मत लीजिए, किसी को चीट ना करें। कई लोगों को देखता हूं कि बिना मास्क के लिफ्ट में आते जाते हैं, बाजार में घूमते हैं और लोगों को जानकारी तक नहीं देते। ऐसे लोगों को देखें तो एक बार टोक दें, ये वो लोग हैं जिन्हें कोई नहीं समझा सकता। जब ये लापरवाह होते हैं तो इनके कारण महामारी फैलती है और जब खुद शिकार होते हैं तो लगते हैं मीडिया को खोजने कि मीडिया कहाँ है, अस्पतालों पर ध्यान नहीं देता। हमारे साथ शरद शर्मा हैं, उनसे बात करते हैं। शरद, आप 9 नवंबर को भी भागीरथ प्लेस में थे और आज भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको वहां कुछ नज़र आ रहा है कि लोग मास्क पहन रहे हैं, सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं, या ये सब नियम कायदे अब बार बार दोहराने के लिए रह गए हैं, पालन करने के लिए नहीं? देखिए, आपको तस्वीरें दिखाई देता हूँ, बहुत ही अच्छी तस्वीरें हैं वैसे तो, क्योंकि दिवाली का समय है और दिवाली क्योंकि रोशनी का त्यौहार है और भागीरथ प्लेस जो है वो लाइट्स के लिए बहुत मशहूर है। तो आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस समय ये बाज़ार जो है ये पूरी तरह से चमचमाता हुआ नज़र आ रहा है। बढ़िया लाइट्स हैं, चाहे वो चाइनीज़ हों, चाहे किसी भी तरह की लाइट्स हों, सभी तरह की लाइट्स यहाँ नज़र आ रही हैं और अच्छी खासी चहलकदमी, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर जैसे कि कुछ दिन पहले नज़र आ रहे थे वैसे ही आज नज़र आ रहे हैं, क्योंकि दिवाली का समय है तो ख़रीदारी यहाँ पर पूरे चरम पर है। लेकिन ये जो तस्वीरें हमें अच्छी आमतौर पर लगती हैं, इस समय थोड़ी सी चिंता पैदा करती हैं। ये चिंता होती है कि क्या ये जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इतने बड़े पैमाने पर लोग बाज़ारों में दिखाई दे रहे हैं, क्या इसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो कोरोना का ग्राफ है वो बढ़ रहा है, या फिर अब हम ये कहें कि लोग इतने ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं उसके बावजूद भी लोग बाज़ारों में इतनी बड़ी संख्या में नज़र आ रहे हैं। खैर, ये एक कारण ज़रूर हो सकता है कि दिल्ली के अंदर कोरोना जो है वो बड़े पैमाने पे फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अलावा भी और बहुत से कारण हैं, जैसे कि ठंड है, जैसे कि पॉल्यूशन है, और हो ये भी रहा है रवि जी कि लोग जो हैं जो इस समय में क्योंकि आमतौर पे वैसे भी थोड़ा बीमार पड़ते हैं तो वो लोग भी टेस्ट करवा ले रहे हैं, और जब वो टेस्ट करा रहे हैं तो उसमें जो है वो पॉजिटिव आ जा रहे हैं। जो कि पहले वो एसिम्प्टोमेटिक होते थे तो टेस्ट आमतौर पर नहीं करवाते थे, लेकिन आज क्योंकि टेस्ट करवा ले रहे हैं तो इस वजह से भी ये जो आंकड़ा है ये बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन बात यही है कि मजबूरी है, दिवाली का समय है, कुछ को ख़रीदारी करनी है, कुछ को दुकानदारी करनी है, तो इस वजह से बाज़ारों का हाल बिल्कुल यही है। आम दिनों में हम कहते हैं कि बहुत बढ़िया है, चहलकदम है, बाजार अच्छा बढ़ रहा है, जरूर बाजार में जाएं। जी जी, पर शरद, लोग ज़रूर बाजार में जाएं, लेकिन आपने देखा होगा कि मार्च अप्रैल के महीने में किस तरह से सफ़ेद रंग के गोले बनाए गए थे कि जिससे लोग ख़रीदारी भी कर सकें, थोड़ा डिस्टेंस भी बना रहे और मास्क भी लगा रहे थे। तो मास्क लगाने से उन्हें कौन रोक रहा है? वो खरीदारी भी करें और मास्क भी लगाएं। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन होता ये है कि मैं एक बार दिखाऊं आपको कि बहुत से लोग, देखिए यहाँ पर एक सज्जन है, इन्होंने मास्क नीचे कर लिया है क्योंकि हो सकता है इनको दिक्कत हो रही हो। ये देखिए मास्क जो है नाक से नीचे आ गया है। तो होता क्या है कि लोगों को लगता तो है कि हाँ मास्क पहनना ज़रूरी है, बहुत से लोगों को नहीं भी लगता है, मजबूरी में पहनते हैं, लेकिन हो ये रहा है कि लोग जो है यहाँ इस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो देखिए बेमानी है। हम ये कहें कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे तो यहाँ ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लोग इतने ज़्यादा हैं, जगह बहुत कम है, तो यहाँ से कंधे तो टकराएंगे ही, साथ में खड़े होकर लोग जो हैं शॉपिंग करेंगे ही। लेकिन लोग जो है मास्क अपना नीचे कर ले रहे हैं, हटा ले रहे हैं। हालांकि हम ये भी देखते हैं कि पुलिस वाले जो हैं आके उनका चालान करते हैं और उसके बाद फिर एक लंबी बहस चलती है पुलिस वालों के बीच में और उल्लंघनकर्ता के बीच में।
में, लेकिन यही सब चल रहा है और इसी संघर्ष के बीच में कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं और लोगों का आपसी विवाद भी पुलिस वालों के साथ बढ़ रहा है, चालान कट रहे हैं, लेकिन सब कुछ चल रहा है क्योंकि ये माना गया है कि कोरोना जो है वो एक जीवन का हिस्सा बन गया है। तो लोग भी चल रहे हैं, कोरोना भी चल रहा है, बाजार भी चल रहा है, सब कुछ इसी तरह से चले ही जा रहा है। पर इस लापरवाही की कीमत कुछ लोगों को चुकानी पड़ रही है शरद। भले ही रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन दिल्ली में 104 लोगों की मौत हुई है और अस्पतालों में आपकी ही रिपोर्ट है कि आईसीयू के बेड्स खाली नहीं हैं। अगर किसी की स्थिति गंभीर हो जाए, वो बचने वाली भी होगी तब भी वो नहीं बच सकता है या फिर उसकी स्थिति और बिगड़ सकती है। इन सारे हालात को देखते हुए भी, खासकर हम दिल्ली में रहते हैं, आप जहां पर हैं, तमाम तरह के बोर्ड लगे होंगे कोरोना से कैसे सावधान रहना है, रेडियो पर, टीवी पर विज्ञापन आ रहे हैं और फ़ोन का टॉर्चर अलग है। किसी को इमरजेंसी में फ़ोन कीजिए तो 3 मिनट तक बैठ के लेक्चर सुनते रहिए और उसका लेक्चर का कुछ नतीजा नहीं नज़र आ रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी के जो हालात हैं दिल्ली के अंदर, वो पहले के हालात के मुकाबले कितने ज़्यादा ख़राब हैं। पहली पीक थी दिल्ली के अंदर, उसमें पूरे महीने के अंदर, जून के महीने के अंदर 67,000 मामले निकल कर आए थे 30 दिन के अंदर। जो दूसरी पीक आई दिल्ली के अंदर, उसमें पूरे एक महीने के अंदर यानी कि 30 दिनों के अंदर, सितंबर का जो महीना था, करीब 1,04,000 मामले निकल कर आए। लेकिन अब जब नवंबर चल रहा है, जो दिल्ली की तीसरी पीक मानी जा रही है, केवल 12 दिनों के अंदर 80,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। और दोनों ही बातें हैं, एक तो दिल्ली के अंदर जो सीवियर जो कंडीशन वाले मरीज़ हैं उनकी संख्या बढ़ रही है और क्योंकि संख्या बढ़ रही है तो वो आईसीयू में पहुंच रहे हैं। तो जिनको आईसीयू मिल जा रहा होगा उनकी स्थिति भी कोई अच्छी नहीं है और जिनको नहीं मिल पा रहा उनकी स्थिति तो जाहिर तौर पर अच्छी नहीं है। तो ये तो हो ही रहा है कि भले ही हम यहाँ पर जो है बहुत हल्के में कई बार जो है कुछ लोग कह के निकल जाते हैं कि कोरोना नहीं फैल रहा है, कुछ नहीं होता, थोड़ा बहुत मास्क नहीं भी पहना तो मास्क पहनने के बावजूद कोरोना हो रहा है। लेकिन ये जब आप देखते हैं बहुत करीब में जाकर, जिसको होता है वो उसको बहुत करीब से देखता है और इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं कि नियमों का पालन करें और कुछ हो ना हो, कम से कम मास्क ज़रूर लगाए रखें, क्योंकि जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि आपको हो गया, तब फिर आप समझे तो फिर क्या समझे। ज़रूरी तब है कि जब हुआ नहीं है और आप समझ जाएं और आप एहतियात बरत लें और इस संकट से निकल जाएं। जी बिल्कुल। शरद, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लगातार कवर कर रहे हैं इससे संबंधित, क्या आप बता सकते हैं कि अन्य राज्यों में भी और दिल्ली में भी टेस्टिंग को लेकर क्या अभी लेटेस्ट पॉलिटिक्स चल रही है, क्या स्थितियां हैं? देखिए, टेस्टिंग के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो हमें ज़रूर बतानी चाहिए, वो ये है कि दिल्ली के अंदर और बाकी देश के अंदर टेस्टिंग की क्या अलग अलग स्थिति है। दिल्ली के अंदर जो टेस्टिंग हो रही है वो पूरी जो स्ट्रैटेजी है वो केंद्र सरकार के सीधे दखल के साथ हो रही है, यानी कि जो नीति आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर वी.के. पॉल, उनकी अध्यक्षता वाला जो एक्सपर्ट ग्रुप है वो कहता है कि आप इस तरह से टेस्टिंग कीजिए और स्ट्रेटेजी ये बनाइए और उसके आधार पर दिल्ली सरकार टेस्ट करती है। क्योंकि दिल्ली पूरा स्टेट नहीं है तो जो अधिकारी भी हैं वो सीधा केंद्र सरकार की बात मानते हैं और इसलिए भी हम देख रहे हैं कि दिल्ली के अंदर जो केसेस बढ़ रहे हैं वो तभी से बढ़ने शुरू हुए हैं जब से जो टेस्टिंग है दिल्ली के अंदर, जो उसकी रणनीति है वो बदली गई है। तो पहले क्या हुआ करता था कि टेस्टिंग ऐसे होती थी कि कोई एक बंदा पॉजिटिव हुआ तो उसके परिवार वाले जब तक सिम्टोमेटिक नहीं होते थे तब तक कोई खास कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन अब जो है कोई एक पॉजिटिव हो जाता है तो उसके परिवार वालों का सबका टेस्ट किया जाता है, जो कि पहले केवल सिम्टोमेटिक होने पर ही किया जाता था। कि ये अच्छी बात है, लेकिन ये केवल दिल्ली पे ही लागू है। बाकी जगह भी केंद्र सरकार सलाह देती है और दिक्कत होती है तो अपने लोगों को भेजती है, लेकिन वो राज्यों के ऊपर होता है, माने ना माने, लेकिन दिल्ली को जो है जरूर मानना पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात रवि जी ये है कि जैसे हम बिहार की बात कर रहे हैं, अभी चुनाव गया है वहाँ पर, कि बिहार में केसेस निकल के नहीं आ रहे हैं। तो केसेस नहीं निकल के आ रहे हैं, इसके ऊपर एक चर्चा ये चल रही है कि बिहार ने जो अब तक कुल टेस्ट किए, केंद्र सरकार ने बताया कि 12% ही RT-PCR टेस्ट थे, बाकी 88% जो थे बिहार के अंदर अभी तक जो हुए थे वो एंटीजन टेस्ट थे। एंटीजन टेस्ट के अंदर ज़्यादा संभावना रहती है कि अगर आप एसिम्प्टोमेटिक हैं तो 50% तक चांस होता है कि आप जो हैं उसमें फॉल्स नेगेटिव आएगा। और दिल्ली के अंदर जो स्थिति है वो इसलिए भी बदली है रवि जी, अभी तक किसने ये बहुत ध्यान नहीं दिया है। सितंबर महीने में और आज के महीने में टेस्टिंग के नंबर्स में कोई खास बदलाव नहीं है, लेकिन सितंबर के महीने में जब दूसरी पीक आया था वेव का, तब 4,473 केस थे और जो टेस्ट की संख्या थी वो करीब 62,000 थी और RT-PCR करीब 11,000 थे। लेकिन अब जब 8,500 का नवंबर में पीक आया है
टेस्टिंग की संख्या ओवरऑल दिल्ली के अंदर 64,000 है, लेकिन RT-PCR की संख्या जो है वो 19,000 को पार कर गई है। तो ये भी दिखाता है कि आप RT-PCR टेस्ट की संख्या बढ़ाते हैं तो पॉजिटिव केसेस की संख्या भी बढ़ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरद, ये सारी जानकारी देने के लिए। अपना भी ख्याल रखिए। आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपने देखा कि कैसे कोरोना की ड्यूटी करते करते मुंबई के डॉक्टरों का वजन कम होने लगा था। कोरोना कई तरह के मानसिक रोग को जन्म दे रहा है। आईसीयू में भर्ती मरीजों को एक नई बीमारी और होती है, इसका नाम है आईसीयू साइकोसिस। यह एक तरह का मानसिक रोग है। उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। डर और भय के कारण मरीज के ठीक होने में समय लग जाता है, कुछ मरीजों की मौत का कारण भी बन जाता है। इसलिए अब बीएमसी आईसीयू मरीजों के लिए आईसीयू के अंदर मनोरंजन की सुविधाओं का इंतजाम करने जा रही है। पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट। आईसीयू में भर्ती कोविड के लगभग सभी मरीज आईसीयू साइकोसिस यानी कि एक तरह के मानसिक डिसऑर्डर से गुजर रहे हैं। बहकी बहकी बातें करना, वहम, मति भ्रम का वो शिकार हो रहे हैं, जिससे इनकी रिकवरी में देरी हो रही है। मुंबई के आईसीयू मरीजों के लिए अब बीएमसी ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत मरीजों का फोन पर फिल्म देखना, गेम खेलना, संगीत सुनना, पढ़ना, पहेली सुलझाना, साथ ही मरीजों से बात करना, वीडियो कॉल और मेडिटेशन शामिल हैं। इसका जब कारणों को हमने पता किया तो ये पता चलता है कि मरीजों के जो रिश्तेदार होते हैं, जो बीमारी के समय आकर मिलते हैं, वो मिल नहीं सकते आइसोलेशन होने की वजह से, या उनको भी कोविड बीमारी का इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है। इसलिए हमने हर एक वार्ड में जहाँ पे भी कोविड के पेशेंट अभी दाखिल है, उनको हमने स्मार्टफोन दिए हैं महानगर पालिका की ओर से, और साथ भी वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध कराई है, ताकि वो अपने वीडियो कॉल से अपने रिश्तेदारों से बात कर सके। पेशेंट बहुत सारे एंग्शियस रहता है, एजिटेटेड रहता है, रेस्टलेस रहता है, हेलुसिनेशंस होता रहता है, डेलूशंस आते रहता है, पेशेंट पेरोनिया होता है, पेरोनियस रहता है, और पेशेंट को बहुत सारे नाइटमेयर्स आते रहता है, डिसोरिएंटेड रहता है, और डेलूशंस आता रहता है, हेलुसिनेशंस, बिहेवियरल चेंजेस और फ्लक्चुएटिंग लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ें आ सकते हैं ये पेशेंट विद आईसीयू साइकोसिस में। और अनसर्टनिटी है कंडीशन के बारे में, इम्प्रूवमेंट के बारे में अनसर्टनिटी है, अननोन एनवायरनमेंट में, अननोन सराउंडिंग में, पेशेंट फैमिली से दूर है, घर से बाहर है। बीएमसी के अस्पतालों से जुड़े मनोचिकित्सक डॉक्टर अनुपम बुराड़े बताते हैं कि आईसीयू के कोविड मरीजों से जितना और जैसे मुमकिन हो बातचीत जरूरी है, क्योंकि ये डिसऑर्डर आईसीयू से निकलने के बाद भी उन्हें परेशान करता है। आईसीयू से जो बाहर निकलते हैं या कोविड हॉस्पिटल से जो बाहर निकलते हैं, उनके दिमाग में, उनके नज़रों के सामने वो फ्लैशेस आते हैं कि मैं वापस आईसीयू में हूँ। फिर मुझे वापस वो याद आ रहा है कि मेरा पड़ोस वाला पेशेंट एक्सपायर हो गया। मुझे वापस वो याद आ रहा है कि मुझे ये लगाया गया था ऑक्सीजन लेवल्स मेजर करने के लिए। वो फ्लैशेस आना स्टार्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर वो एंग्जाइटी स्टार्ट होती है। एंग्जाइटी के बाद में शायद थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, फूड हैबिट्स थोड़ा कम हो जाते हैं, खाने में इच्छा नहीं है, बात करने की इच्छा नहीं है किसी के साथ में। बीच में सडनली एक अलार्म रिएक्शन हो जाता है, पैनिक रिएक्शन कि मुझे कुछ हो रहा है। हालांकि सब नॉर्मल है, लेकिन कुछ हो रहा है। इधर प्राइवेट अस्पतालों के क्रिटिकल केयर विभाग बता रहे हैं कि कुछ मामलों में इस डिसऑर्डर से और भी बड़ा खतरा है। इससे जान जा सकती है, नॉट वेरी कॉमन बट पॉसिबल, कि जहाँ पेशेंट्स वेंटिलेटर पे हैं, वो अगर सही मानसिक स्थिति में नहीं रहे तो उनको वेंटिलेटर से बाहर लाना मुश्किल होता है, और कभी कभार उसके चलते सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मुंबई में फिलहाल 1263 मरीज आईसीयू में भर्ती हैं। मनोचिकित्सक बताते हैं कि इनमें से ज्यादातर मरीज ऐसी ही दिमागी तकलीफ से गुजर रहे हैं। ये जल्द ठीक हों, इसके लिए दवा के साथ साथ काउंसलिंग की भी सख्त जरूरत है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये मुहिम अच्छी है, मगर देश में कोरोना संक्रमण की संख्या बढ़ाने वालों में महाराष्ट्र लगातार बना हुआ है, और ऐसे में राज्य में नए नए संकट पैदा हो रहे हैं। अस्पतालों में जरूरी स्वास्थ्य सामान जैसे दवा, पीपीई किट और मास्क मुहैया कराने वाले करीब 100 सप्लायर्स वाली ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग्स लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन ने अपनी सप्लाई पर रोक लगा दी है। इनका आरोप है कि बकाया राशि 200 करोड़ रुपए से भी अधिक हो चुकी है, और भुगतान के बिना वे आगे सप्लाई करने में असमर्थ हैं।
कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र एक नई चुनौती का सामना कर रहा है। सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों को दवाइयां, मास्क, ग्लव्स, पीपीई, सर्जिकल उपकरण जैसे बेहद जरूरी सामान मुहैया कराने वाले 100 से ज्यादा सप्लायर्स ने सप्लाई पर रोक लगा दी है। ऑल इंडिया फूड एंड ड्रग लाइसेंस होल्डर्स फाउंडेशन के सदस्यों का आरोप है कि महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में दवाओं और उपकरणों की खरीद का प्रबंधन करने वाले हैफकिन इंस्टीट्यूट ने उनके पैसे नहीं दिए हैं। पूरे महाराष्ट्र में लगभग 100 सप्लायर्स की नुमाइंदगी करने वाले फाउंडेशन का दावा है कि जनवरी से जून तक के लिए 220 करोड़ रुपए का भुगतान बाकी है। फाउंडेशन के सदस्यों ने पहले भूख हड़ताल पर बैठने की योजना बनाई थी। अनुमति नहीं मिलने के बाद उन्होंने सप्लाई पूरी तरह से बंद करने का फैसला किया। हमारी संस्था महाराष्ट्र राज्य सरकार के सभी अस्पतालों में दवाइयाँ सप्लाई करने वाले मेंबर्स की संस्था है और हम सभी जो हैं वो हैफकिन संस्था, जिसे महाराष्ट्र सरकार ने जितने अस्पताल हैं उनके लिए दवाइयाँ खरीदी करने का काम सौंपा हुआ है। इसके करीबन 220 करोड़ रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग हैं और उस पैसे के मांग को लेकर हमने बार बार हैफकिन संस्था और उनके अधिकारियों से संपर्क किया, लेकिन उनके बावजूद भी उन्होंने कोई भी पैसा हमें अभी तक नहीं दिया है और जिसकी वजह से आज हमारी यूनिट्स, हमारे सभी जो स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं वो रन करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो गया है। लोगों की सैलरी देना, लोगों के बोनस, दिवाली आ चुकी है, लोगों के बोनस देना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है। टेंडर अग्रीमेंट और भुगतान की मांग की अर्जियों की कॉपी दिखाते हुए सप्लायर कहते हैं कि कोरोना में जोखिम उठाकर उन्होंने सरकार को सामान मुहैया कराए। अब इनकी दिवाली काली हो गई है। We are in the mid of Deepavali festival and there are huge दिवाली है और हमें इस दौरान बहुत खर्चे करने पड़ते हैं। वर्कर्स और स्टाफ को बोनस, गिफ्ट्स, सैलरी साथ देनी पड़ती है। साथ ही हमारे क्रेडिटर्स भी पैसे मांग रहे हैं। and other staff. And also our creditors are asking for the payments. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र ने सरकारी अस्पतालों में जरूरी दवाइयों की सप्लाई रुकने को गरीब मरीजों के लिए चिंताजनक बताया है। जो गरीब पेशेंट्स हैं, जो आम लोग हैं, उनको उनकी ट्रीटमेंट के लिए जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनका ये नुकसान होने वाला है। दूसरी बात यह है कि डॉक्टर्स मौजूद है, डॉक्टर्स पेशेंट को देख रहे हैं, लेकिन उनके पास दवाइयाँ नहीं होने की वजह से ये दवाइयाँ पेशेंट्स को उनको खरीदने को लाने को बोलना पड़ेगा और हो सकता है इस वजह से काफ़ी उलझनें पैदा हो सकती है और ये भी हो सकता है कि पेशेंट की जान बचाने के लिए डॉक्टर के पास ज्ञान है, वो ट्रीटमेंट कर रहा है, लेकिन दवाई नहीं होने की वजह से पेशेंट्स की जान जा सकती है। सप्लाई को इस तरह से रोकना राज्य के करीब 218 सरकारी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों पर असर डाल सकता है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे कि मध्य प्रदेश की आशा वर्करों का क्या हाल है, जिन्हें कोरोना योद्धा कहा गया था। चुनाव में नेताजी आपके दरवाजे पर आए होंगे, अब 5 साल बाद शायद ही आए, लेकिन कोरोना महामारी के संकट के इस दौर में चेहरे पर एक साधारण सा मास्क लगाए हुए जो कई हजारों में से एक आशा कार्यकर्ता आपकी सेहत के लिए दरवाज़ा ज़रूर खटखटाती होगी। उनका दिन भर का काम करने का मानदेय है सिर्फ 30 रुपये। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन 1.5 लाख लोगों को 10,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ये राशि अब तक किसी को नहीं मिली है। आरोप ये भी है कि सरकार ने अभी तक उनकी सुरक्षा तक के पूरे इंतजाम नहीं किए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आशा कार्यकर्ताएं स्वास्थ्य की पहली सिपाही हैं, जो सरकार के 60 से अधिक कार्यक्रमों जैसे मातृ एवं शिशु सेवाएं, परिवार कल्याण सर्वेक्षण, मलेरिया, कुष्ठ, एड्स जैसी बीमारियों के नियंत्रण, कुपोषण नियंत्रण जैसे कार्यक्रमों के बाद अब कोरोना के लिए घर घर जाकर आंकड़े भी जुटा रही हैं। इनके काम का बोझ भोपाल से समझाते हैं। 24 लाख की आबादी पर शहर में 600 आशा, 1200 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, यानी एक आशा कार्यकर्ता पर 4000 लोगों की, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पर लगभग 2000 लोगों की जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश सरकार ने पहले इन्हें कोरोना योद्धा माना, लेकिन लगता है सिर्फ मानकर छोड़ दिया। क्यों? कमला, रीना, आरती से सुनिए। कोरोना के टाइम पे हम लोगों ने घर घर जाके कई बार हमारे आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मैं स्वयं मतलब घर घर जाके सर्वे किया।
सर्वे के दौरान बहुत सी समस्याएं भी आई, लोग बाग ने गालियां भी दी हमें, और गाली देने के बावजूद फिर भी हम उनके दरवाजे पे दोबारा गए, उनको समझाया, सब कुछ किया। लेकिन कोरोना के दौरान जो बताया गया था कि आपको 10-10 हज़ार रुपये राशि दी जाएगी, लेकिन वो नहीं दी गई। कोरोना में अपनी जान से खेल के बच्चों छोटे छोटे थे फिर भी काम किया है, लेकिन उसका कुछ भी नहीं मिला सर। क्या बोला था? हर महीने 10 हज़ार देंगे आप लोगों को, काम करो। धूप भी नहीं देखी, बारिश भी नहीं देखी, तो भी गए सर, उसका कुछ भी नहीं मिला। बहुत परेशान हुए हम लोग कोरोना के सर्वे में, मतलब डर भी था कि हम लोग को भी कोई मतलब बीमारी ना हो, फिर भी हम लोग ने ये काम किया और इसका मतलब इसमें हमें कुछ लाभ नहीं मिल पाया। मेहनत हम लोगों ने की, हर एक घर जाके समझाइश दी, और मुंह से मास्क मानो बाहर नहीं निकलना, और कोई साबुन से हाथ वगैरह धोना, और मतलब कोई मतलब मिलता भी है अगर तो उसकी बाकायदा जांच वगैरह करवाई और उनको विधि सरेफर वगैरह कराया। देश में फिलहाल 8 लाख आशा कार्यकर्ता हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 आशा कार्यकर्ता रोजाना लगभग 8 घंटे काम करती हैं। इन्हें कोई निश्चित मानदेय नहीं मिलता, बल्कि पॉइंट्स पर पैसा मिलता है। महीने में 6 पॉइंट हासिल करने पर 3,000 रुपये, 1 पॉइंट भी कम हुआ तो सिर्फ 500 रुपये। कोरोना के दौरान केंद्र ने भी उन्हें अलग से प्रतिमाह 1,000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया था। राज्य सरकार अब कह रही है वायदा पूरा करेंगे, लेकिन विपक्ष का आरोप है ये वादा खिलाफी है। हमारा वादा है, हम सब वादे पूरे करेंगे, कहीं कोई गलती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी जो कहते हैं वो करते हैं। कोरोना काल में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो काम किया, उनके नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है वो अविस्मरणीय है। हमने मध्य प्रदेश की जनता को बचाया है। कमलनाथ जी और उनकी सरकार के मंत्रियों ने केवल ऐशो आराम किए और हम जनता की सेवा कर रहे हैं। पैसा इनको जल्दी मिल पाएगा? देखिए, हमने जो जो वादे किए हैं वो सब पूरे होंगे। इतनी मेहनत कर रहे हैं, आशा कार्यकर्ता हो, एएनएम हो, कुछ टेम्परेरी लगाए हुए लोग हैं, जान जोखिम में डाल के उन लोगों ने किया। आपने आश्वासन दे दिया, लेकिन वो लोग रास्ता देख रहे हैं कि कब मामा का आश्वासन पूरा होगा। पर ये आश्वासन मात्र आश्वासन रह जाता है। कम से कम इस संकट की घड़ी में तो उन लोगों की संवेदनाएं जागना चाहिए अपनी। हम कोरोना योद्धा बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, मतलब शब्द उठा के ले आते हैं, कोरोना योद्धा। अब वो योद्धा भी बेचारे तड़प रहे हैं। ये सच है कि कई जगहों पर कोरोना सर्वेक्षण के दौरान आशा कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर नहीं, कोरोना कैरियर समझकर मारा पीटा भी गया। जब लोग घरों में बंद थे तो ये घर घर जाकर आंकड़े इकट्ठा कर रही थीं, फिर भी इनाम तो दूर, इनका हक और ढंग से मास्क, सैनिटाइज़र या पीपीई किट तक इन्हें नहीं दिए गए। ग्रामीण स्वास्थ्य सुविधाओं की पहली सिपाही हैं आशा कार्यकर्ता। सरकार ने इन्हें नाम कितना अच्छा दिया, कोरोना योद्धा। लेकिन जिन गांव, मजरों, टोलों में सरकारी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंच नहीं पाती, ये वहां पहुंचकर काम कर रही हैं। बावजूद इसके सरकार के खोखले वायदों से अब इनके जीवन में निराशा भरने लगी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।